चैप्टर ओशियन एंड इट्स मूवमेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। आज हम ओशियन के बारे में सीखेंगे जो अर्थ का 71 पार्ट कवर करता है। हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर बॉडीज काफी बड़ा हिस्सा है और लिथोस्फीयर यानी कि लैंड का बस 29% हिस्सा है। ओशियन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 97% पानी ओशियन में होता है और सिर्फ 2.05% पानी फ्रेश वाटर है जो रिवर, लेक और ग्लेशियर में होता है। अब ओशियनिक हॉरिजॉन्टल जोन को देखते हैं। ओशियन को समझने के लिए हम उससे हॉरिजॉन्टल जोन्स में डिवाइड करते हैं। चलिए इन जोन्स को समझते हैं। फर्स्ट, इंटरटाइडल जोन। लोकेशन, ये जोन शोर के पास होता है जहां हाई टाइड और लो टाइड के बीच का एरिया होता है। लाइफ, ये रीजन काफी डाइवर्स होता है जहां पर मेराइन लाइफ काफी ज्यादा होती है। ये एनिमल और प्लांट टाइड्स के साथ एडजस्ट करते हैं। नेरेटिक जोन, ये जोन लो टाइड से लेकर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के सीवार्ड साइड तक होता है। ये एरिया रिच इन मेराइन लाइफ होता है क्योंकि यहाँ सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स काफी होते हैं। ये जोन फिशरीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ओशियनिक जोन, ये जोन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है जो ओपन ओशियन तक एक्सटेंड करता है। ये जोन थोड़ा डीप होता है और यहाँ मेराइन लाइफ काफी डाइवर्स होती है लेकिन कंडीशन थोड़ी एक्सट्रीम हो सकती है। अब ओशियनिक वर्टिकल जोन्स। ओशियन के अंदर वर्टिकल जोन्स भी होते हैं जो डेप्थ के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाते हैं। इन जोन्स को समझना जरूरी है क्योंकि हर जोन की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आइए समझते हैं। इपीपेलेजिक जोन, ये जोन सरफेस से 200 मीटर तक होता है। ये सनलाइट जोन होता है जहां फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ये जोन डाइवर्स मेराइन लाइफ को सपोर्ट करता है जहां फिश, कोरल और प्लैंक्टन्स होते हैं। मीसोपेलेजिक जोन, ये जोन 200 मीटर से 100 मीटर तक डेप्थ होता है। ये ट्विलाइट जोन होता है जहां सनलाइट थोड़ा कम होता है। यहाँ के मेराइन एनिमल को बायोलुमिनेसेंस मतलब अपने आप रोशनी देने मतलब प्रोड्यूस करना की एबिलिटी होती है जैसे डीप सी फिश में होता है। बेथीपेलेजिक जोन, ये जोन 1000 मीटर से 4000 मीटर तक डेप्थ होता है। ये मिड नाइट जोन होता है जहां एक्सट्रीम कंडीशन होती है। यहाँ डीप सी वेंट भी मिलते हैं जहां से हॉट वाटर और मिनरल्स निकलते हैं। अब एबाइज़ोपेलेजिक जोन, ये जोन 4000 मीटर से 6000 मीटर तक डेप्थ होता है। यहाँ पे मेराइन लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। ये जोन एबिजल जोन भी कहलाता है। यहाँ मेराइन स्नो यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का फॉल होता है जो एनिमल के लिए फूड का सोर्स होता है। अब हेडल पेलेजिक जोन, ये जोन 6000 मीटर से ज्यादा डीप होता है। ये सबसे डीप जोन है जहां एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर होती है। यहाँ पे डीपेस्ट ओशियन ट्रेंचेज भी होते हैं जैसे मेरियाना ट्रेंच। अब बात करते हैं रिलीफ ऑफ द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर के रिलीफ को समझना काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कई मेजर और माइनर रिलीफ फीचर्स होते हैं। ये फीचर्स टेक्टोनिक, वोल्केनिक और डिपोजिशनल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं जैसे माउंटेन रेंजेस, डीपेस्ट रेंजेस, रिडजेज, हिल्स, सी माउंट, गोयोट्स, ट्रेंचेज और कैनियंस। आज हम समझते हैं इसे डिटेल में। फर्स्ट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ ओशियन का वो एरिया होता है जो शोर लाइन से लेकर कॉन्टिनेंटल एज तक एक्सटेंड करता है। ये ओशियन का सबसे सोलो पार्ट होता है जहां डेप्थ 100 से 200 मीटर तक होता है। इसका साइज और शेप ओशियन के हिसाब से वेरी करता है। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। लोकेशन, ये सीवार्ड एक्सटेंशन होता है कंटिनेंट का शोर लाइन से लेकर कंटिनेंटल एज तक। डेप्थ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ 100 से 200 मीटर होती है और ये ओशियन का सबसे सोलो एरिया होता है।
ये 7.5% ऑफ टोटल ओशियनिक एरिया को कवर करता है। कंटिनेंटल शेल्फ का ग्रेडियंट काफी सोलो होता है, यानी ये ज्यादा स्टीप नहीं होता। एवरेज ग्रेडियंट 1 डिग्री या उससे कम होता है। कंटिनेंटल शेल्फ एक स्टीप स्लोप पर इंड होता है, जिसे शेल्फ ब्रेक कहते हैं। कंटिनेंटल शेल्फ की वाइड ओशियन के हिसाब से अलग होती है, लेकिन एवरेज विड्थ 80 किलोमीटर होती है। absent in some area, कुछ जगह पर कंटिनेंटल शेल्फ absent या बहुत नैरो होते हैं, जिसे जैसे ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस और ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस के एरिया में, जैसे चिली की कोस्ट और सुमात्रा का वेस्ट कोस्ट। अब स्पेशल फीचर्स ऑफ कंटिनेंटल शेल्फ को देखते हैं। साइबेरियन शेल्फ। आर्टिक ओशियन में साइबेरियन शेल्फ दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स। कंटिनेंटल शेल्फ पर बहुत मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट होते हैं, जो फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल जैसे ऑयल का सोर्स बन सकते हैं। शेल्फ फॉर्मेशन। कंटिनेंटल शेल्फ का फॉर्मेशन काफी प्रोसेस से होता है। टिल्टिंग ऑफ लैंड, लैंड का टिल्ट होना। मेराइन इरोजन, मेराइन इरोजन के थ्रू लैंड का इरोजन होना। सबमर्जेंस, कंटिनेंटल मेराइन मार्जिन का सबमर्ज होना। राइज इन सी लेवल का राइज होना। सेडिमेंट्री डिपोजिशन बाय रिवर, रिवर का सेडिमेंट डिपोजिट करना जो शेल्फ के ऊपर एक्युमुलेट होता है। अब बात करते हैं कंटिनेंटल स्लोप। कंटिनेंटल स्लोप ओशियन फ्लोर का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, जो कंटिनेंटल शेल्फ को ओशियन बेसिन से कनेक्ट करता है। ये वो बाउंड्री होती है जो कंटिनेंट्स का एंड दिखाती है। इसकी लोकेशन कंटिनेंटल स्लोप, कंटिनेंटल शेल्फ और एबाइसल प्लेन के बीच होता है। इसका स्लोप ग्रेडियंट 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच होता है, जो काफी स्टीप होता है। यहाँ पर कैनियंस और ट्रेंचेज भी ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो ओशियन फ्लोर के डीप और नैरो एरिया होते हैं। अब कंटिनेंटल राइज। कंटिनेंटल राइज ओशियन फ्लोर का वो रीजन है जो कंटिनेंटल स्लोप और एबिसल प्लेन के बीच होता है। यह डिपोजिशनल जोन होता है जहां पर कंटिनेंटल मटेरियल एक्युमुलेट होता है। ये मटेरियल रिवर, स्ट्रीम और अंडर वाटर इवेंट के थ्रू आता है। कंटिनेंटल राइज का स्लोप काफी जेंटल होता है, जो 1:50 से 1:500 के बीच वेरी करता है। डिपोजिशनल एरिया, ये एरिया थिक सेडिमेंट्री लेयर से भरा होता है, जो सेडिमेंटेशन के थ्रू बनता है। अब डीप सी प्लेन और एबिसल प्लेन को देखते हैं। डीप सी प्लेन और एबाइसल प्लेन ओशियन बेसिन के वो रीजन होते हैं जो जेंटली स्लोपिंग होते हैं और फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट से कवर्ड होते हैं, जैसे क्ले और सिल्ट। एबाइसल प्लेन की डेप्थ 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है। ये ओशियन फ्लोर का 40% एरिया कवर करता है। इन प्लेन पर टेरिजीनस और सेलो वाटर सेडिमेंट होती है, जो इरेगुलर टोपोग्राफी को बरी कर देते हैं और एक फ्लैट सरफेस बनाती है। ओशियनिक डिप्स और ट्रेंचेज। ओशियनिक डिप्स या ट्रेंचेज ओशियन फ्लोर का सबसे डीपेस्ट पार्ट होता है। ये कंटिनेंटल स्लोप का बेस पर या आइलैंड आर्क के आसपास पाए जाते हैं। ये रीजन एक्टिव वोल्केनोज और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से रिलेटेड होते हैं। की पॉइंट्स को देखते हैं। ये लॉन्ग, नैरो और स्ट्रीप साइडेड डिप्रेशन होते हैं जो ओशियनिक क्रस्ट में होते हैं। इनका फॉर्मेशन सबडक्शन जोन में होता है, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे आ जाती है। ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के थ्रू बनते हैं, जैसे ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस और ओशियन कंटिनेंट कन्वर्जेंस। मेरियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन में सबसे गहरा ट्रेंच है मेरियाना ट्रेंच, जो दुनिया का सबसे डीप ओशियनिक ट्रेंच है। अब मिड ओशियनिक रिजेज को देखते हैं। मिड ओशियनिक रिजेज ओशियन फ्लोर पर दो माउंटेन चेन होते हैं, जो एक बड़े डिप्रेशन से सेपरेट होते हैं। ये रिज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर बनते हैं, जहां प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं।
आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। ये रिज टेक्टोनिक एक्टिविटी के थ्रू बनते हैं जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। रिफ्ट वैली, इन रिज के बीच में एक रिफ्ट वैली होता है जो उनके सेंटर में होता है। पीक, रिजेस के पीक ओशियन सरफेस के ऊपर भी आ सकते हैं, जैसे आइलैंड्स जो मिड अटलांटिक रिज का पार्ट है। टाइप्स ऑफ रिज, ये रिज ब्रॉड, प्लेट्यू लाइक, जेंटली स्लोप, जेंटली स्लोपिंग या स्टिफ साइडेड नेरो माउंटेन्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अब बात करते हैं माइनर रिलीफ फीचर्स। सी माउंट, सी माउंट ओशियन फ्लोर का एक माइनर रिलीफ फीचर है जो पॉइंटेड समिट के साथ सी फ्लोर से 1000 मीटर से ज्यादा ऊपर उठा है। ये वोल्केनिक ओरिजिन के होते हैं, मतलब ये वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बनते हैं। सी माउंट वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनते हैं जो अंडर वाटर वोल्केनोज इरप्ट करते हैं। जब अंडर वाटर वोल्केनो इरप्ट करते हैं तो लावा से माउंटेन बनते हैं जो ओशियन फ्लोर से ऊपर उठते हैं। सी माउंट का हाइट 1000 मीटर से ज्यादा होता है, जो उन्हें ओशियन फ्लोर से काफी ऊपर दिखाता है। एग्जाम्पल, एक फेमस एग्जाम्पल है इम्पेरर सी माउंट जो पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। अब गुयोट्स की बात करते हैं। फ्लैट टॉप सी माउंट, जब सी माउंट का टॉप ग्रेजुअली सबसिस्टेंस के थ्रू फ्लैट हो जाता है तो उसे गुयोट्स कहा जाता है। गुयोट्स का टॉप फ्लैट होता है जो उनकी ग्रेजुअल सिंकिंग या सबसिस्टेंस को दिखाता है। सबसिस्टेंस, ये प्रोसेस तब होता है जब सी माउंट टाइम के साथ स्लोली सिंक होता है और उसका टॉप फ्लैट हो जाता है। एविडेंस, गुयोट्स से ये पता चलता है कि ओशियन फ्लोर का ग्रेजुअल सिंकिंग हो रहा है और ये प्रोसेस लॉन्ग टर्म चेंजेस को दिखाता है। अब बात करते हैं सबमेराइन कैनियंस। सबमेराइन कैनियंस ओशियन के फ्लोर पर लॉन्ग नेरो डीप वैली होते हैं जो कंटिनेंटल शेल्फ्स और स्लोप्स को कट करते हैं। ये कैनियंस ज्यादातर लार्ज रिवर के माउथ से एक्सटेंड करते हैं। आइए इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। सबमेराइन कैनियंस का फॉर्मेशन इरोजन और मास वेस्टिंग इवेंट के थ्रू होता है, स्पेशली जब कंटिनेंटल स्लोप स्टीप होते हैं। एग्जाम्पल, वुडसन कैनियन जो वुडसन रिवर के माउथ से स्टार्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। ये कैनियन काफी डीप और नैरो होते हैं और ओशियन फ्लोर की इरेगुलरिटीज को दिखाते हैं। अब एटोल, एटोल एक टाइप का लो आइलैंड होता है जो ट्रॉपिकल ओशियन में पाया जाता है। ये कोरल रीफ से सराउंडेड होता है और एक सेंट्रल डिप्रेशन को इनक्लोज करता है। इस सेंट्रल डिप्रेशन को लेगून्स कहा जाता है। आइए की पॉइंट्स को देखते हैं। लेगून्स, लेगून्स एक सोलो बॉडी ऑफ वाटर होता है जो किसी लार्जर बॉडी ऑफ वाटर से सैंडबार, बैरियर आइलैंड या कोरल रीफ के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। टाइप्स ऑफ लेगून्स, लेगून्स सी वाटर का हो सकता है, ये फ्रेश, ब्रेकिस या हाईली सेलाइन वाटर का भी हो सकता है। फॉर्मेशन, अटोल का फॉर्मेशन कोरल रीफ के अराउंड होता है जो ट्रॉपिकल ओशियन वाटर में ग्रो करते हैं और ये एक सर्कुलर शेप में इवॉल्व होते हैं। अब अदर रिलीफ फीचर्स को देखते हैं। वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स, वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स एक चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स होती है जो टेक्टोनिक प्लेट के कोलिजन से बनती है, पार्टिकुलरली सबडक्शन जोन में। जैसे जापान और इंडोनेशिया वोल्केनिक आइलैंड आर्क का एग्जाम्पल है। फ्रैक्चर जोन, फ्रैक्चर जोन लीनियर फीचर्स होते हैं जो मिड ओशियनिक रीच को कट करते हैं। ये फीचर टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के थ्रू बनते हैं जहां प्लेट्स अलग अलग रेट पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल, मिड अटलांटिक फ्रैक्चर जोन एग्जाम्पल है। एबाइसल हिल, एबाइसल हिल स्मॉल वेल डिफाइंड सबमेराइन हिल होते हैं जो एबाइसल सी फ्लोर से राइज करते हैं। ये ओशियन फ्लोर के डीपर एरिया में मिलते हैं। बैंक, बैंक्स फ्लैट टॉप एलिवेशन होते हैं जो कंटिनेंटल मार्जिन पर पाए जाते हैं। ये सोलो वाटर प्रोवाइड करते हैं जो नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है।
एग्जाम्पल डोगर बैंक और ग्रैंड बैंक इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोथर्मल वेंट। हाइड्रोथर्मल वेंट ओपनिंग्स होते हैं ओशियन फ्लोर पर जो हेडेड मिनरल रिच वाटर इमिट करते हैं। अब टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर को देखते हैं। ओशियन वाटर का टेम्परेचर मेनली सन से आता है, लेकिन अर्थ के इंटरनल हीट का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एवरेज ओशियन टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अपर 200 मीटर तक टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी होती है। डीप वाटर का टेम्परेचर मेनली अर्थ के इंटरनल हीट पर डिपेंड करता है, क्योंकि सनलाइट उस तक नहीं पहुंच पाती। आइए फैक्टर इफेक्टिंग टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर को देखते हैं। ओशियन वाटर के टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे लेटिट्यूड। लेटिट्यूड का मतलब है एक जगह की पोजीशन नॉर्थ या साउथ पोल के कितने दूरी पर है। पोल के पास जैसे जैसे हैं पोल के पास जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे सरफेस वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि इंसोलेशन यानी कि सनलाइट का इंटेंसिटी कम हो जाता है। इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां सनलाइट ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड एरिया है, इसलिए ओशियन को ज्यादा हीट मिलती है लैंड के कांटेक्ट में होने की वजह से। साउदर्न हेमिस्फेयर में लैंड का एरिया कम है, इसलिए ओशियन को कंपैरेटिवली कम हीट मिलती है। प्रीवेलिंग विंड। विंड भी ओशियन टेम्परेचर को अफेक्ट करती है। जब लैंड से ओशियन की तरफ विंड चलती है तो कोल्ड वाटर नीचे से अपवेल होता है, जिससे टेम्परेचर कम होता है। ऑनशोर विंड वार्म वाटर को कोस्ट के पास पाइलअप कर देता है, जिससे कोस्ट के पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ओशियन करंट। ओशियन करंट का टेम्परेचर पर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वार्म करंट जैसे गल्फ स्ट्रीम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट और यूरोप के वेस्ट कोस्ट के पास। कोल्ड करंट जैसे लेब्राडोर करंट टेम्परेचर को डिक्रीज करती है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के पास। एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट को वार्म रखता है, जबकि लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है जो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट को कूल कर रखता है। अब हीटिंग एंड कूलिंग रेट्स। ओशियन वाटर का हीटिंग और कूलिंग रेट ओशियन वाटर का हीटिंग और कूलिंग लैंड के कंपैरिजन में स्लो होता है। लो लेटीट्यूड में जो इनक्लोज सी होते हैं उनका टेम्परेचर हाइयर होता है, क्योंकि वहां सनलाइट ज्यादा होती है और उसके पास ओपन सी का कंपैरिजन कम होता है। हाई लेटीट्यूड में इनक्लोज सी का टेम्परेचर लोअर होता है, क्योंकि वहां ओपन सी के कंपैरिजन में सनलाइट कम होती है। एग्जाम्पल रेड सी का टेम्परेचर हाइयर होता है ओपन सी के कंपैरिजन में, क्योंकि ये इनक्लोज सी है और वहां हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड होते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियंस। ओशियन में टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन डेप्थ के साथ चेंज होता है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं डिक्रीज होता है। मिडल और लो लेटीट्यूड में ओशियन का टेम्परेचर 3 लेयर सिस्टम में डिवाइड होते हैं, जिसमें हर लेयर का अपना टेम्परेचर पैटर्न होता है। आइए समझते हैं 3 लेयर ऑफ ओशियन टेम्परेचर। टॉप लेयर इपिलीनियन भी कहते हैं इसको। ये वार्म लेयर होती है जो 500 मीटर तक डीप होती है। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ट्रॉपिकल रीजन में ये लेयर साल भर होती है, लेकिन मिड लेटीट्यूड में ये समर के टाइम डेवलप होती है। इस लेयर में सनलाइट काफी होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए अलगी को सफिशिएंट लाइट मिलती है। इस जोन को इपिपेलेजिक जोन भी कहा जाता है। ये जोन ओशियन का वो हिस्सा है जहां सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इनफ होती है। अब थर्मोक्लाइन लेयर मेटालिम्नियन लिम्नियन ये लेयर
फर्स्ट लेयर के नीचे होती है जहां टेम्परेचर रेपिडली डिक्रीज होती है। डेप्थ 500 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। सीजनल थर्मोक्लाइन डायनेमिक, इस लेयर का डेप्थ सीजनल वेरिएशन से इफेक्ट होता है। समर में थर्मोक्लाइन सेलो होता है यानी कि कम डेप्थ होता है। विंटर में थर्मोक्लाइन डीपर होता है। थर्ड लेयर, ये लेयर बहुत कोल्ड होती है और डीप ओशियन फ्लोर तक एक्सटेंड करती है। आर्कटिक और एंटार्क्टिका रीजन में टेम्परेचर चेंज डेप्थ के साथ बहुत स्लाइड होता है क्योंकि सरफेस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस रीजन में सिर्फ एक कोल्ड लेयर होती है जो सरफेस से लेके ओशियन के डीप फ्लोर तक होती है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर वेरिएशन। ओशियन का सरफेस टेम्परेचर एवरेज 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये टेम्परेचर इक्वेटर से पोल तक ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। लेटीट्यूड इन्फ्लुएंस, जैसे जैसे हम लेटीट्यूड में चेंज करते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। हर लेटीट्यूड के बीच टेम्परेचर में 0.5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, मतलब इक्वेटर के कंपैरिजन में पोल के आसपास टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। हेमिस्फेरिक कॉन्ट्रास्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है साउदर्न हेमिस्फेयर के कंपैरिजन में। ये डिफरेंसेस लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड है, इसलिए वहां ओशियन को ज्यादा हीट मिलती है। ट्रॉपिक वर्सेस इक्वेटर, ट्रॉपिक में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, इक्वेटर पर नहीं। इक्वेटर पर क्लाउड और रेनफॉल होती है जो राइजिंग एयर करंट यानी कि कन्वेंशन की वजह से होती है, इसलिए इक्वेटर पर टेम्परेचर उतना हाई नहीं होता जितना ट्रॉपिक्स में होता है। वार्म एंड कोल्ड करंट, वार्म ओशियन करंट जैसे गल्फ स्ट्रीम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जबकि कोल्ड करंट जैसे लेब्राडोर करंट टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। ये करंट लेटीट्यूड के चेंज के साथ टेम्परेचर की रेट ऑफ चेंज को इफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर। सैलिनिटी का मतलब होता है डिजोल्व साल्ट का टोटल कंटेंट जो ओशियन वाटर में होता है। ये साल्ट मेनली सोडियम क्लोराइड होते हैं, लेकिन और भी साल्ट जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट भी होते हैं। एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर है 35 ग्राम पर किलोग्राम यानी 35 पीपीटी पार्ट्स पर थाउजेंड। ओशियन वाटर का कंपोजिशन कुछ इस तरह होता है जैसे 77.7% सोडियम क्लोराइड, 10.9% मैग्नीशियम क्लोराइड, 4.7% मैग्नीशियम सल्फेट, 3.6% कैल्शियम सल्फेट, 2.5% पोटासियम सल्फेट। अब फैक्टर इफेक्टिंग ओशियन सैलिनिटी को देखते हैं। सैलिनिटी को काफी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं जैसे इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रिवर फ्लो, आइस मेल्टिंग, ओशियन करंट और विंड। अब इन फैक्टर्स को समझते हैं। इवापोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, इवापोरेशन अगर ज्यादा होती है तो सैलिनिटी इंक्रीज होती है। जैसे मेडिटेरियन सी और रेड सी में हाई इवापोरेशन होती है, इसलिए वहां सैलिनिटी भी हाई होती है। प्रेसिपिटेशन अगर ज्यादा होती है तो सैलिनिटी डिक्रीज होती है। जैसे अगर बारिश ज्यादा हो रही हो तो फ्रेश वाटर मिक्स हो जाता है और सैलिनिटी कम हो जाती है। रिवर फ्लो, कोस्टल रीजन में जब रिवर जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र के फ्रेश वाटर ओशियन में फ्लो करते हैं तो सैलिनिटी कम हो जाती है क्योंकि फ्रेश वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है। पोलर रीजन में फ्रीजिंग और मेल्टिंग के प्रोसेस भी सैलिनिटी को इफेक्ट करते हैं। फ्रीजिंग से सैलिनिटी इंक्रीज होती है क्योंकि जब आइस बनाता है तो साल्ट वाटर से कुछ साल्ट चला जाता है। मेल्टिंग से सैलिनिटी डिक्रीज होती है क्योंकि जब आइस मेल्ट होता है तो फ्रेश वाटर रिलीज होता है। विंड, विंड भी सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। विंड वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं जो कि सैलिनिटी को चेंज कर सकते हैं। ओशियन करंट, वार्म करंट जैसे गल्फ स्ट्रीम हाई लेटीट्यूड में सैलिनिटी को इंक्रीज करते हैं क्योंकि वार्म वाटर ज्यादा साल्ट को रिटेन करता है। कोल्ड वाटर जैसे लेब्राडोर करंट इक्वेटर के पास सैलिनिटी को डिक्रीज करता है क्योंकि कोल्ड वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन कम होता है।
वाटर मिक्सिंग और इनक्लोज सी। लिमिटेड फ्रेश वाटर मिक्सिंग से सैलिनिटी इंक्रीज होती है, जैसे ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी और पर्शियन गल्फ में हाई सैलिनिटी होती है क्योंकि ये सी इनक्लोज होते हैं और फ्रेश वाटर का मिक्सिंग कम होता है। अब सैलिनिटी एंड अदर फैक्टर्स को देखते हैं। सैलिनिटी टेम्परेचर और डेंसिटी के रिलेशनशिप होते हैं। जब टेम्परेचर या डेंसिटी चेंज होती है तो सैलिनिटी भी चेंज हो सकती है। हाईएस्ट सैलिनिटी वाले वाटर बॉडीज जैसे लेक वेन टर्की में, डीप सी इजराइल जॉर्डन 238, ग्रेट साल्ट लेक यूएसए 220। ये वाटर बॉडी बहुत सैलाइन होते हैं, मतलब इनमें डिजॉल्व साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। ओशियन वाटर की सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टली यानी कि सरफेस पर काफी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन और वाटर मिक्सिंग। चलिए समझते हैं। नॉर्मल ओपन ओशियन सैलिनिटी। सैलिनिटी जनरली 33 टू 37 के बीच होती है। पोल्स की तरफ सैलिनिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होती है क्योंकि वहां प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है और इवापोरेशन कम होती है। इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर के आसपास हाई सैलिनिटी होती है ड्यू टू हाई इवापोरेशन, लेकिन प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होती है जो थोड़ा बैलेंस कर देता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ये रीजन जहां हाई प्रेशर होता है, क्लियर स्काइज और लो प्रेसिपिटेशन होती है, यहाँ हाईएस्ट सैलिनिटी देखी जाती है। ये एरिया में सबसाइडिंग विंड जो नीचे की तरफ हवा भेजती है की वजह से इवापोरेशन ज्यादा होता है। पोलर रीजन और मिड लैटिट्यूड। पोलर रीजन और मिड लैटिट्यूड में सरफेस सैलिनिटी कम होती है क्योंकि वहां प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है और इवापोरेशन कम। लैंडलॉक सी। लैंडलॉक सी जैसे रेड सी मेनली सैलिनिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये यहाँ वाटर मिक्सिंग काफी लिमिटेड होती है और इवापोरेशन हाई होती है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सैलिनिटी कम होती है क्योंकि यहाँ मेल्टेड वाटर आर्कटिक रीजन से आती है जो सैलिनिटी को रिड्यूस करता है। अब बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, यानी ओशियन के डेप्थ के हिसाब से सैलिनिटी किस तरह चेंज होती है। सैलिनिटी इंक्रीज विथ डेप्थ। जैसे जैसे हम ओशियन के डेप्थ में जाते हैं सैलिनिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। इसके लिए एक डिस्टिंक्ट जोन होता है जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। ये थर्मोक्लाइन की तरह है जहां टेम्परेचर या सैलिनिटी में शार्प चेंज होता है। सरफेस सैलिनिटी चेंजेस। सरफेस सैलिनिटी इंक्रीज होती है अगर इवापोरेशन ज्यादा हो या वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे पोलर रीजन में। अगर फ्रेश वाटर का इनपुट ज्यादा हो तो सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। स्ट्रेटिफिकेशन बाय सैलिनिटी। सैलिनिटी के हिसाब से ओशियन वाटर स्ट्रेटिफाई होता है, मतलब जो लोअर सैलिनिटी वाटर होता है वो अपर लेयर में होता है और हायर सैलिनिटी वाटर नीचे होता है। ये स्ट्रेटिफिकेशन डेंसिटी के बेसिस पे होता है। सैलिनिटी चेंजेस विथ डेप्थ इन डिफरेंट लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड, यहाँ डेप्थ के साथ सैलिनिटी इंक्रीज होती है। मिडल लैटिट्यूड, यहाँ 35 मीटर तक सैलिनिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। इक्वेटर, सरफेस सैलिनिटी लो होती है क्योंकि यहाँ हाई प्रेसिपिटेशन होती है और लो इवापोरेशन ड्यू टू क्लाउडीनेस होता है। अब सैलिनिटी ऑफ मार्जिनल सी को देखते हैं, जो ओशियन के बाउंड्रीज एरिया में होते हैं और उनकी सैलिनिटी कैसे अलग होती है उसको देखते हैं। नॉर्थ सी। नॉर्थ सी की सैलिनिटी हाई होती है डिस्पाइट इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड, क्योंकि यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट से ज्यादा सैलाइन वाटर आता है। बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में सैलिनिटी लो होती है क्योंकि यहाँ रिवर वाटर का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होता है। रेड सी। रेड सी में हाई सैलिनिटी होती है ड्यू टू हाई इवापोरेशन और लिमिटेड फ्रेश वाटर इनपुट। मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी में बहुत हाई सैलिनिटी होती है क्योंकि यहाँ हाई इवापोरेशन होता है।
ब्लैक सी ब्लैक सी में सैलिनिटी बहुत लो होती है क्योंकि यहाँ इनॉर्मस फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स होता है, मेनली रिवर से। बे ऑफ बंगाल और एरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में लो सैलिनिटी होती है क्योंकि यहाँ रिवर वाटर का इन्फ्लक्स ज्यादा होता है। एरेबियन सी में हाई सैलिनिटी होती है ड्यू टू हाई इवापोरेशन और लो फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स। अब बात करते हैं ओशियन वाटर सर्कुलेशन की। ओशियन वाटर का मूवमेंट दो तरह से होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। आइए समझते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन, ये ओशियन करंट और वेव के फॉर्म में होता है। ओशियन करंट ये लार्ज स्केल मूवमेंट होती है जो पूरे ओशियन को सर्कुलेट करती है। वेव्स ये ओशियन सरफेस पे एनर्जी के रूप में मूव करते हैं, जिसे पानी के पार्टिकल्स एक छोटे सर्कल में मूव करते हैं। वर्टिकल मोशन, अप ड्वेलिंग, जब डीप कोल्ड वाटर सरफेस पे आता है। ड्वेलिंग, डाउन ड्वेलिंग, जब सरफेस वाटर नीचे चला जाता है। टाइड्स, ये पीरियोडिक राइज और फॉल होते हैं ओशियन के सरफेस पे, जो मेनली मून और सन की ग्रेविटेशनल पुल के वजह से होती है। अब बात करते हैं वेव्स। वेव्स बेसिकली एनर्जी होते हैं जो ओशियन के सरफेस पे मूव करते हैं। जब वेव पास होती है तो पानी के पार्टिकल सिर्फ छोटी सर्कल में मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। समझते हैं वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स को। वेव फॉर्मेशन, वेव्स मेनली विंड के फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बनती है। विंड एनर्जी प्रोवाइड करता है जो वेव्स को मूव करने में मदद करती है। जब वेव शोर के पास आती है तो उसका स्पीड कम हो जाता है क्योंकि फ्रिक्शन होता है वाटर और सी बेड के बीच में। ब्रेकिंग ऑफ वेव्स, जब वेव्स का डेप्थ वाटर के वेवलेंथ के हाफ से कम हो जाता है तब वेव ब्रेक हो जाता है, यानी वेव को उसका एनर्जी काफी ज्यादा मिलता है और वो शोर पर गिरता है। टाइप्स ऑफ वेव्स, लार्जेस्ट वेव्स यूजुअली ओपन सी में होती है क्योंकि वहां ज्यादा एनर्जी होती है। स्टिफ वेव, ये यंग वेव होती है जो लोकल विंड के वजह से बनती है। स्लो और स्टेडी वेव, ये ओल्डर वेव्स होती है जो डिस्टेंट प्लेस से आती है। अब बात करते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स की। क्रेस्ट एंड टफ। क्रेस्ट वेव का हाईएस्ट पॉइंट होता है। ट्रफ वेव का लोवेस्ट पॉइंट होता है। वेव हाइट, ट्रफ से क्रेस्ट तक की वर्टिकल डिस्टेंस होती है। वेव एम्पलीट्यूड, ये वेव हाइट का हाफ होता है। वेव पीरियड, ये टाइम इंटरवल होता है जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच पास होने में लगता है। वेवलेंथ, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच होती है। वेव स्पीड, ये रेट होता है जिसपे वेव पानी के अंदर मूव करता है। वेव फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ वेव्स होता है जो एक सेकंड में किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करते हैं। अब बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स वो पीरियोडिक राइज और फॉल होते हैं ओशियन वाटर के जो हर दिन दो बार होते हैं। ये मेनली सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से होता है। आइए रीजंस फॉर टाइड्स को देखते हैं। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून, मून की ग्रेविटी अर्थ के पास होने की वजह से ओशियन के पानी को अपनी तरफ खींचती है। इससे टाइडल बल्ज बन जाता है जो मून के साइड पर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ और मून का सिस्टम एक रोटेशन में घूमता है जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स के वजह से ऑपोजिट साइड पर भी एक टाइडल बल्ज बन जाता है। मून साइड, जहां मून की ग्रेविटी पानी को खींचती है वहां टाइडल बल्ज होता है। अपोजिट साइड, जहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट होता है वहां भी एक टाइडल बल्ज होता है। इस तरह से दो मेजर टाइडल बल्ज अर्थ पर बनते हैं, एक मून के साइड और दूसरे अपोजिट साइड। अब टाइडल करंट को देखते हैं। जब टाइड्स आइलैंड के बीच या बेल्स और स्टोरीज में मूव करते हैं तो उन्हें टाइडल करंट कहा जाता है। ये करंट टाइड्स के मूवमेंट की वजह से होती है। अब टाइडल रेंज का मतलब है हाई टाइड और लो टाइड के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हर जगह अलग होता है
और ये टाइड के इंटेंसिटी को मेजर करता है। सर्जेज सर्जेज वो वाटर मूवमेंट होते हैं जो मेट्रियोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि विंड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस की वजह से होती है। ये टाइड्स के अलावा ये टाइड्स के अलावा होती है और शॉर्ट टर्म वाटर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। सेमी डायurnal टाइड्स, इस टाइप में दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स हर दिन होते हैं। सक्सेसिव हाई और लो टाइड्स की हाइट सेम होती है। ये टाइड अटलांटिक ओशियन के कोस्टल एरिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं। डायurnal टाइड्स, इस टाइप में सिर्फ एक हाई टाइड और एक लो टाइड हर दिन होता है। सक्सेसिव हाई और लो टाइड की हाइट भी सेम होती है। ये टाइड गल्फ ऑफ मेक्सिको और बे ऑफ फंडी में ज्यादा होता है। अब मिक्स्ड टाइड, इस टाइप में हाई और लो टाइड की हाइट में वेरिएशन होता है। ये टाइड नॉर्थ अमेरिका वेस्ट कोस्ट और पैसिफिक ओशियन आइलैंड में ज्यादा देखने को मिलती है। अब टाइड बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजीशन को देखते हैं। स्प्रिंग टाइड, जब सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होता है तब टाइड का हाइट यूजुअल से ज्यादा होता है। ये टाइड फुल मून और न्यू मून के टाइम पे होता है और 2 बार महीने में होता है। जैसे स्प्रिंग टाइड जब मून और सन अर्थ के अपोजिट साइड पे होता है तब होता है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। अब नीप टाइड, जब सन और मून एक दूसरे के राइट एंगल पर होते हैं तो दोनों का फोर्स एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और टाइड के हाइट कम हो जाता है। ये टाइड फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर के टाइम पे होता है। पेरिगी एंड एपोगी। पेरिगी, जब मून अपने ऑर्बिट में अर्थ के सबसे पास होता है तो अनयूजुअली हाई और लो टाइड होते हैं। एपोगी, जब मून अपने ऑर्बिट में अर्थ से दूर होती है तब टाइडल रेंज एवरेज से कम होता है। पेरीहेलियन एंड एपीहेलियन। अर्थ ऑर्बिट। पेरीहेलियन, जब अर्थ अपने ऑर्बिट में सन के सबसे पास होता है, जैसे 3 जनवरी के आसपास, तब टाइडल रेंज ज्यादा होता है। एफिलियन, जब अर्थ सन से दूर होता है यानी कि 4 जुलाई के आसपास, तब टाइडल रेंज कम होता है। अब बात करते हैं टाइड फेजेस की। ईव, फॉलिंग टाइड, जब हाई टाइड से लो टाइड तक पानी का लेवल गिरता है। यह टाइम होता है जब पानी फॉल कर रहा होता है। फ्लो और फ्लड यानी कि राइजिंग टाइड, जब लो टाइड से हाई टाइड तक पानी का लेवल बढ़ता है। ये टाइम होता है जब पानी राइज कर रहा होता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ टाइड्स को देखते हैं। नेविगेशन, टाइड की वजह से बड़े शिप सोलो हार्बर तक आसानी से इंटर कर सकते हैं जो अदरवाइज मुश्किल होता है। डिसिल्टिंग सेडिमेंट, टाइड की मूवमेंट से सेडिमेंट को रिमूव करने में मदद मिलती है जो रिवर एस्चुरीज और कोस्टल एरिया में जमा होते हैं। पोल्यूटेड वाटर रिमूवल, टाइड्स रिवर एस्चुरीज से पोल्यूटेड वाटर को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टाइडल एनर्जी का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी होता है, जैसे कि टाइडल पावर प्लांट में देखा गया। अब बात करते हैं ओशियन करंट की। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओशियन करंट। इंसोलेशन, सन हीट, जब सूरज की तापमान ओशियन के पानी को गर्म करता है तो वाटर एक्सपेंड होता है और डाउनहिल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इक्वेटर पर पानी 8 सेंटीमीटर ज्यादा ऊंचा होता है एज कंपेयर टू मिड लेटीट्यूड ड्यू टू मोर हीट एंड एक्सपेंशन। विंड पानी को सरफेस पर पुश करते हैं जिससे पानी मूव करने लगता है। ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और फ्लोरिडा करंट को ड्राइव करते हैं। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ इक्वेटोरियल करंट को ड्राइव करते हैं और ब्राजील के ईस्टर्न कोस्ट को गर्म करते हैं। वेस्टर्लीज, साउदर्न हेमिस्फेयर के वेस्टर्लीज वेस्ट विंड ड्रिप को ड्राइव करते हैं जिससे पेरुवियन करंट और बेंगुलिया करंट बनता है। मानसून विंड, नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में मानसून विंड
यानी कि नॉर्थ ईस्ट इन विंटर और साउथ वेस्ट इन समर करंट को चार्ज चेंज करते हैं। ग्रेविटी ग्रेविटी पानी को नीचे की तरफ खींचता है जिससे ग्रेडियंट चेंज होता है। ये टाइड और सी लेवल चेंजेस को इन्फ्लुएंस करता है। कोरियोलिस फोर्स कोरियोलिस फोर्स की वजह से पानी राइट यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है साउदर्न हेमिस्फेयर में। ये सर्कुलर वाटर मूवमेंट गाइड्स बनते हैं जो ओशन करंट को गाइड करते हैं। टेम्परेचर वार्म इक्वेटोरियल वाटर अपर उठता है, पोलवार्ड मूव करता है, जबकि कोल्ड वाटर नीचे की तरफ इक्वेटर की तरफ मूव करता है। सैलिनिटी ज्यादा सलाइन पानी कम सलाइन पानी के नीचे फ्लो करती है, जैसे कि मेडिटेरियन सी में अटलांटिक का कम सलाइन पानी अंदर आता है और डेंसर बॉटम वाटर आउटफ्लो करते हैं। लैंड ओशियन करंट को डिफ्लेक्ट करती है, जिससे उनका स्पीड और डायरेक्शन चेंज होता है। एग्जाम्पल, साउदर्न चिली का टिप वेस्ट विंड ड्रिप को पेरुवियन करंट की तरफ डाइवर्ट करता है। अंडर वाटर टोपोग्राफी ओशियन फ्लर का शेप ओशियन करंट को गाइड और रीडायरेक्ट करता है, जैसे माउंटेन्स या वैली ओशियन करंट को डिफरेंट डायरेक्शन में भेजते हैं। अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन को देखते हैं। यह सर्कुलेशन टेम्परेचर और सैलिनिटी का कंबाइन इफेक्ट है। जब वाटर का टेम्परेचर और सैलिनिटी चेंज होता है तो उसका डेंसिटी भी चेंज होता है, जो डीप ओशियन करंट को ड्राइव करता है। ये डीप ओशियन सर्कुलेशन ग्लोबल स्केल पर होती है और वर्ल्ड के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद करती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओशियन करंट की। ओशियन करंट को उनके डेप्थ और टेम्परेचर के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। चलिए समझते हैं। बेस्ड ऑन डेप्थ, सरफेस करंट अपर 400 मीटर ऑफ द ओशियन। ये करंट ओशियन के ऊपर 400 मीटर तक होती है और ओशियन वाटर का 10% कॉन्स्टिट्यूट करती है। ये करंट विंड के इफेक्ट से मूव करती है और सरफेस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। एग्जाम्पल, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक का, कुरोशियो करंट नॉर्थ पैसिफिक का। डीप वाटर करंट, ये करंट ओशियन के 90% पानी को कवर करती है। ये करंट डेंसिटी और ग्रेविटी के वेरिएशन की वजह से मूव करती है। कोल्ड वाटर हाई लेटीट्यूड में सिंक होता है और डीप ओशियन बेसिन में चला जाता है, जहां टेम्परेचर इतना लो होता है कि वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, जिसमें डीप वाटर करंट एक बेसिन से दूसरे बेसिन तक मूव करती है। अब बेस्ड ऑन टेम्परेचर को देखते हैं। वार्म करंट, ये करंट इक्वेटर के आसपास ओरिजिनेट होती है और पोल्स की तरफ मूव करती है। वार्म करंट ज्यादातर ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पर मिलते हैं, स्पेशली लो और मिडल लेटीट्यूड में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये वेस्ट कोस्ट पर मिलती है, स्पेशली हाई लेटीट्यूड में। एग्जाम्पल, गल्फ स्ट्रीम यूएसए से यूरोप की तरफ, कुरोशियो करंट जापान की तरफ। अब कोल्ड ओशियन करंट, ये करंट पोलर या हाई लेटीट्यूड से पानी लेकर ट्रॉपिकल या लोअर लेटीट्यूड में आती है। कोल्ड करंट ज्यादातर वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट पर मिलती है, स्पेशली लो और मिडल लेटीट्यूड्स में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये ईस्ट कोस्ट पर मिलती है, स्पेशली हायर लेटीट्यूड में। एग्जाम्पल, पेरुवियन करंट वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, बेंगुलिया करंट साउथ वेस्ट अफ्रीका में। अब बात करते हैं ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ इक्वेटोरियल करंट। चलिए उनको समझते हैं। ट्रेड विंड जो ईस्टर्न विंड होते हैं, इक्वेटर के रीजन में चल रहे होते हैं और पानी को वेस्ट की तरफ पुश करते हैं। लैंड मासेस, जब ये विंड वेस्ट की तरफ पानी को पुश करते हैं तो लैंड मासेस जैसे कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया उनको रोक देते हैं, जिससे एक ग्रेडियंट डेवलप होता है। मतलब पानी का लेवल एक तरफ हाई हो जाता है और दूसरी तरफ लो हो जाता है। डोल्ड्रम एक ऐसा रीजन है जहां विंड का इफेक्ट कम होता है, इसलिए विंड का इन्फ्लुएंस
ज्यादा नहीं होता और पानी ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। ये ईस्टवर्ड फ्लो को इक्वेटोरियल काउंटर करंट कहा जाता है। गायर्स गियर्स एक लार्ज सर्कुलर सिस्टम होते हैं जो ओशियन करंट का बना होता है और ये एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड स्पाइरल करते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गायर्स क्लॉकवाइज मूव करते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में गायर्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। अब 5 मेजर गियर्स को देखते हैं। नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गियर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में होती है। साउथ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गियर साउथ पैसिफिक ओशियन में। नॉर्थ अटलांटिक सब ट्रॉपिक गायर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। साउथ अटलांटिक सब ट्रॉपिक गायर्स साउथ अटलांटिक ओशियन में। इंडियन ओशियन सब ट्रॉपिक गायर्स इंडियन ओशियन में। अब अटलांटिक ओशियन करंट को देखते हैं। अटलांटिक ओशियन में कुछ इंपॉर्टेंट करंट है जो अपने इन्फ्लुएंस से वेदर और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, नॉर्वेजियन करंट वार्म। ये एक वार्म करंट है जो नॉर्वे के नॉर्थ में मूव करता है। इसका इफेक्ट ये है कि ये नॉर्वे के आसपास का ओशियन को आइस फ्री रखता है, मतलब ये कोल्ड रीजन को थोड़ा वार्म करता है। लेब्राडोर करंट ये एक कोल्ड करंट है जो लेब्राडोर से स्टार्ट होता है और गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलते हैं। जब ये लेब्राडोर करंट और गल्फ स्ट्रीम का कॉन्फ्लुएंस होता है तो ये एक रिच फिशिंग ग्राउंड बनाता है ग्रैंड बैंक के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर। यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग होती है। अब बात करते हैं पैसिफिक ओशियन करंट। पैसिफिक ओशियन के करंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लाइमेट और मेराइन लाइफ को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, वार्म एंड स्टेबल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट ये एक वार्म करंट है जो इक्वेटर के पास चलती है और स्टेबल होती है। मोजेम्बिक करंट ये भी एक वार्म करंट है जो मोजेम्बिक के रीजन से पास होती है। अगुलहस करंट ये एक वार्म और स्टेबल करंट है जो साउथ अफ्रीका के कोस्ट के पास फ्लो करती है। अब वार्म एंड अनस्टेबल करंट। साउथ वेस्ट मानसून करंट ये करंट साउथ वेस्ट मानसून के दौरान अनस्टेबल होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट ये नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान अनस्टेबल होती है। सोमाली करंट ये भी एक वार्म और अनस्टेबल करंट है जो सोमाली कोस्ट के पास होती है। कोल्ड एंड स्टेबल करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये एक कोल्ड और स्टेबल करंट है जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट कोस्ट के पास फ्लो करती है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओशियन करंट। ओशियन करंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टेम्परेचर, वेदर पैटर्न और मेराइन लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे टेम्परेचर कंडीशन, कोल्ड करंट वाले कोस्ट जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ कंटिनेंट इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन को लो टेम्परेचर एक्सपीरियंस होती है जिससे एरिडिटी यानी कि ड्राइनेस होती है। वार्म करंट वाले कोस्ट जैसे वेस्ट कोस्ट इन मिडल और हायर लेटीट्यूड को मेराइन क्लाइमेट मिलती है जिससे कूल समर और माइल्ड विंटर होते हैं। फिशिंग ग्राउंड, वार्म्स और कोल्ड करंट के कॉन्फ्लुएंस वाले एरिया बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं। जैसे जापान के आसपास और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर ऐसे रीजन है जहां बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होती है। ये एरिया फॉगी वेदर का एक्सपीरियंस भी करते हैं जो नेविगेशन को मुश्किल बना देते हैं। डेजर्ट फॉर्मेशन, कोल्ड ओशियन करंट की वजह से एरिडिटी यानी कि ड्राइनेस होती है जो डेजर्ट फॉर्मेशन का रीजन बन सकता है। जैसे पेरू करंट जो साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन से आता है, इसकी वजह से अटाकामा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट कहा जाता है उसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स की। गल्फ, ओशियन का एक हिस्सा जो लैंड के अंदर तक जाता है। ये यूजुअली लार्ज और डीपली इंटेंडेड होते हैं और हार्बर लोकेशन के लिए अच्छा होता है। एग्जाम्पल, गल्फ ऑफ मेक्सिको। बे, ओशियन का एक हिस्सा जो लैंड से पार्शली सराउंडेड होता है। ये स्मॉलर और लेस इनक्लोज होता है एज कम्पेयर टू गल्फ। एग्जाम्पल, बे ऑफ बंगाल। कैप, लैंड का एक हिस्सा जो ओशियन में एक्सटेंड करते हैं। ये हाईलैंड होता है और लैंड मासेस का पार्ट होता है। एग्जाम्पल, कैप ऑफ गुड होप। स्ट्रेट, दो बड़े बॉडीज ऑफ वाटर को कनेक्ट करने वाली नैरो वाटर बॉडी जैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्रेटर।
इस्थमस, दो लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करने वाले नैरो लैंड स्ट्रिप, इसे इस्थमस कहते हैं। इस्थमस ऑफ पनामा। स्टोरीज, एक कोस्टल वाटर बॉडी जो रिवर वाटर और सी वाटर को मिक्स करती है। एग्जाम्पल सुंदरबन स्टोरीज।